उड़ीसा में नई सरकार का शपथ समारोह। प्रधानमंत्री मोदी समारोह में शामिल होंगे। उड़ीसा में पहली बार बीजेपी की सरकार। आंध्र प्रदेश में आज चंद्रबाबू नायडू लेंगे सीएम पद की शपथ। शपथ समारोह की सभी तैयारियां पूरी। नड्डा मतो साहब भी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। जम्मू के रियासी और कठुआ के बाद डोडा में आतंकी हमला। सेना के बेस पर गोलीबारी। एक आतंकवादी ढेर। हरदोई में भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत। बालू लदे ट्रक ने सड़क किनारे सो रहे 8 लोगों को रौंदा। मनलावा कटरा बल्लौर हाईवे पर हादसा। दिल्ली के कई इलाकों में पीने के पानी का संकट बढ़ा। दिल्ली के अतिरिक्त जल आपूर्ति मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पानी के लिए तरस रहे लोग। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे भारत के अगले सेनाध्यक्ष। 30 जून को रिटायर होंगे जनरल मनोज पांडे। जनरल द्विवेदी 30 जून को दोपहर ग्रहण करेंगे कार्यभार। खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी और अहम खबर से बुलेटिन शुरू कर लेते हैं। तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी चीफ एन चंद्रबाबू नायडू आज चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और बंडी संजय कुमार के साथ साथ कई अन्य नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। अमित शाह और जेपी नड्डा मंगलवार की शाम को ही समारोह में शामिल होने के लिए हैदराबाद पहुंच गए हैं। इससे पहले मंगलवार को टीडीपी और एनडीए के विधायकों ने आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू को अपना नेता चुना। इसके बाद राजग नेताओं के अनुरोध के बाद राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने मंगलवार को नायडू को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। बाद में नायडू ने यहां राजभवन में नजीर से मुलाकात की। चंद्रबाबू नायडू विजयवाड़ा के बाहरी इलाके केचरपल्ली में गन्नावरम एयरपोर्ट के सामने मेधा आईटी पार्क के पास दोपहर 11 बजे के बाद शपथ लेंगे और जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। तो चंद्रबाबू नायडू आज चौथी बार सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर इलाके के सैडा सोहल गांव में मंगलवार की रात मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। आतंकियों ने एक घर में घुसकर परिवार वालों को बंधक बनाने की कोशिश की। विरोध करने पर फायरिंग की और इसके बाद किसी तरह से परिवार वालों ने घर से निकलकर सुरक्षा बलों को सूचना दी। वहीं पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई और आपको बता दें कि एडीजीपी जम्मू आनंद जैन ने एक आतंकी के मारे जाने की पुष्टि की है। ऑपरेशन जारी है। हीरानगर में आतंकियों की गोलाबारी में घायल हुए 2 नागरिकों का इलाज अस्पताल में जारी है। तो सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा है। को 8 और 7:30 के बीच में फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है और जिसमें यहाँ का एक लोकल हमारा भाई, बड़ा भाई इंजर्ड है। रात को हम उसको देखने भी गए। अभी उनकी स्थिति सामान्य है। तो रात को 3 बजे दोबारा फायरिंग का इंसिडेंट बरपा है जिसमें एक सीआरपीएफ का जवान घायल है। आगे उनकी क्या कंडीशन है वो उसकी पुष्टि सेना करेगी। और हमारे यहाँ पे अभी जब लोकल लोगों ने देखा, जैसे इनके फोन आना शुरू हुए तो 2 मिलिटेंट इनको दिखे। एक मिलिटेंट अभी न्यूट्रलाइज्ड हो चुका है और एक अभी जैसे सेना का सर्च अभियान चल रहा है और उम्मीद है कि जल्दी ही वो सर्च अभियान खत्म होगा
और ऐसे नापाक हरकत करने वालों को, ऐसी कायराना हरकत करने वालों को जल्दी ही जवाब मिलेगा। मैंने 2 लड़के मेरे पास आए, मैं जा रहा था रोड पे, वो मतलब भैया रुको इधर कोई घूम रहा है, धूप लेके घूम रहे हैं। मैं उतरा और देखने गया, थोड़ी दूर था, कोई 20-30 फुट की दूर। मैंने देखा कि 2 लड़के दाढ़ी रखी उन्होंने मेरे तरह, उनके हाथ में वेपन था। फिर मैं ध्यान से देखा, वेपन भी लगता आर्मी वाला वेपन था। फिर मैं उधर से आगे वापस एक झटके में उनको भी गाँव वालों को बोला कि अंदर घुस जाओ, मिलिटेंट आए हैं। क्या उन्होंने कोई यूनिफॉर्म वगैरह पहने? यूनिफॉर्म नहीं, ब्लैक कपड़े थे बस। कुछ डिमांड वगैरह की उन्होंने? डिमांड पानी की कर रहे थे, पानी पिला दो, मुझे बोल रहे पानी पिला दो, पानी पिलाओ। तो फिर सेना कब आई? सेना साहब घंटा 1.5 घंटे बाद आ गई सेना। हाँ, तो फिर ऑपरेशन शुरू हो गया। ऑपरेशन शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संभाला कार्यभार। किरेन रिजिजू ने मंत्रालय का कार्यभार संभाला है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कार्यभार संभाला। स्मृति ईरानी ने मुंह मीठा कराकर बधाई भी दी है। तो स्मृति ईरानी की ओर से मुंह मीठा कराकर उन्हें बधाई दी गई है और मंत्रालय का कार्यभार किरेन रिजिजू ने संभाल लिया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कार्यभार संभाला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, दिल्ली से खबर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संभाला कार्यभार। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, जहां पर अफजाल अंसारी ने जमकर योगी की तारीफ की है। 33 सीटों में से 30 सीटें जीती। योगी आदित्यनाथ की मेहनत, मोदी का जादू खत्म हो गया। अफजाल अंसारी की ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। 3 सीट मोदी जी के कारण बीजेपी जीती होगी। अफजाल अंसारी की ओर से ये बड़ी बातें कही गई हैं। आम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अफजाल अंसारी ने तारीफ की है और 33 सीटों में से 30 सीटें योगी आदित्यनाथ की मेहनत है। तो देखिए, अफजाल अंसारी की ओर से मुख्यमंत्री की तारीफ की गई हो और उन्होंने हालांकि एक तीर से 2 शिकार, और उन्होंने ये भी कहा कि मोदी का जादू खत्म हो गया है। 3 सीट मोदी जी के कारण बीजेपी जीती होगी बस। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, तो बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अफजाल अंसारी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की गई है और साफ तौर पर कहा गया कि 30 सीटें योगी आदित्यनाथ की मेहनत और महज 3 सीटें मोदी की वजह से उत्तर प्रदेश में जीती गई। तो देखिए, अफजाल अंसारी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
की तारीफ की गई और कहा गया कि 33 में से 30 सीटें योगी आदित्यनाथ की मेहनत हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से खबर, और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। संदीप, अफजाल अंसारी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ किया जाना और साथ ही ये कहना कि महज 3 सीटें मोदी के जादू के चलते मिली हैं और अब वो जादू खत्म हो गया है, ये क्या कुछ कह रहा है, क्या कहना चाहते हैं अफजाल अंसारी? बिल्कुल, जिस तरीके से अफजाल अंसारी जो कि सांसद हैं, उन्होंने साफ तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा है कि ये मोदी का जादू खत्म हो चुका है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू था ये। इस तरीके का बयान उन्होंने दिया है और उसके साथ उन्होंने यह भी कहा है कि 33 सीट में से 30 सीट योगी आदित्यनाथ की मेहनत से पाई गई हैं, यानी कि 3 सीटें जो है वो सिर्फ मोदी जी की समीकरण की वजह से जीत पाए हैं। तो ऐसा उन्होंने एक बयान में कहते हुए नजर आ रहे हैं, एक वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे उन्होंने उत्तर प्रदेश पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये बात कहते हुए अपनी बात को पूरी की है और इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि आदित्यनाथ ने बनारस में ये सुनिश्चित किया था कि मोदी जी किस तरीके से इस यहाँ सीट को निकालेंगे या जीतेंगे। तो इस तरीके का बयान जो है अफजाल अंसारी की तरफ से जारी होता है और वो बयान लगातार सोशल मीडिया पर इस समय ट्रेंड करता हुआ नजर भी आ रहा है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ में उनकी ओर से अहम बातें कही गई। शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 3 सीट मोदी जी के कारण बीजेपी जीती और अब मोदी का जादू खत्म हो गया है, ये बड़ी बातें यहां पर कही गई हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बलरामपुर से बताते हैं, जहां जम्मू में आतंकी हमले का मामला आज पहुंच सकता है। मृतकों का शव उनके घर पर जम्मू से ट्रेन से आ रहा है। मृतकों का शव, परिवार में मातम का माहौल है। हमले में जिले के 14 लोग घायल हुए थे। बलरामपुर के 2 लोगों की हुई थी मौत। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर, जम्मू में आतंकी हमले के बाद और एक मामी थी हमारी, उनकी मामी की एक लड़की थी और हमारे गांव के बगल के 5 लोग 6 लोग थे। बाकी वो मतलब 14 लोग थे हमारे यहाँ के। तो जो मरे हैं उनकी लाश कब तक के आने का संभावना, क्या प्रक्रिया? उनकी लाश यही है कि वहाँ से गाड़ी मतलब 1 बजे की थी रात में, अब वो रात में पहुँचेंगे। और अब सीधा आपको लखनऊ से तस्वीरें दिखाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलते हैं। तो लखनऊ से तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें बारे में बोल रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश पे मोदी जी और उनके पूरे जो इनका एनडीए, जिसको आज इसकी सरकार ये बनाए हैं, इनको पूरा भरोसा था, जो बार बार अपने भाषणों में बोलते थे 400 पार, 80 में 80, 10 लाख पार, उत्तर प्रदेश ने उसकी हवा निकाल दी। 400 पार की भी हवा निकाल दी, 80 में 80 की भी हवा निकाल दी और 10 लाख पार, जो बनारस में उन्होंने कहा था कि इस बार का चुनाव 10 लाख पार का होगा, उस 10 लाख पार की भी हवा हमारे काशी के बाबा विश्वनाथ की नगरी के रहने वाले हमारे साथियों ने निकाल दिया। निश्चित तौर से हम सब लोग मिलकर इस उत्तर प्रदेश, इस देश को बनाने में अपना काम कर रहे हैं। मैं तो चुनाव लड़ा, बनारस में आप सबका सहयोग प्यार मिला, अपनी पार्टी ने पूरी ताकत लगाई,
मेरे एब्सेंस में पूरी कांग्रेस पार्टी में कार्यालय में हमारे सभी साथियों ने, सभी लोगों ने, विशेष रूप से हमारे नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा मोना जी ने, हमारे मीडिया के लोग जो यहाँ पर मनीष जी और हमारी इनकी पूरी टीम, सीपी राय साहब और पूरे हमारे प्रदेश के जितने पदाधिकारी, प्रदेश के उपाध्यक्ष दिनेश सिंह जो प्रभारी यहाँ के हैं, अनिल और सभी लोगों ने मिलकर, हमारे प्रवक्ताओं ने, सुधा जी ने और सचिन, सभी साथियों ने मिलकर काम किया, जिसका परिणाम बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुखद आया। आज ये स्थिति चल रही है, इसमें आप देख रहे हैं कि पूरे देश में नौजवान बच्चे, हाहाकार मची हुई है नौजवान बच्चों में, जो नेट के माध्यम से एग्ज़ाम दिया था मेडिकल का। पहले आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में ही पर्चे लीक हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में 19 एग्ज़ाम के पर्चे आउट हुए, लीक हुए। पुलिस, चाहे वो सिपाही का भर्ती का मामला रहा हो, लाखों लाख बच्चे बेचारे निराश हुए, डिप्रेशन में गए, परेशान हुए। उसके पहले आरओ और 19 एग्ज़ाम्स यहाँ पर लीक हुए। और सबसे बड़ी विडंबना कि उत्तर प्रदेश तो लीक में शामिल था ही, अब देश भी शामिल हो गया है लीक में। नीट की परीक्षा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था कराती है और पूरी तरीके से वो भी इसमें शामिल हो गए। अब इस देश की जनता, इस देश के नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे बच्चियां अब किस पे भरोसा करें? अब उनको भी अपनी बात उठाने के लिए आना पड़ रहा है, मीडिया में आप सबके बीच में जाना पड़ रहा है ताकि उनको भी न्याय मिल सके। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने सरकार से जवाब तलब किया है, उनसे जवाब मांगा है। हम सब लोगों ने चुनाव के बाद ये तय किया, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व अविनाश पांडे जी, अभी हम लोगों ने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग बुलाई थी 7 तारीख को। उसमें ये तय किया गया कि ये जो भी हम चुनाव जीते और जहां हम चुनाव हारे भी हैं, या हमारे गठबंधन के साथी हमारे जीते हैं चुनाव, समाजवादी पार्टी के और हमारे साथी जो जीते हैं, सभी दल के साथ मिलकर आभार यात्रा, धन्यवाद यात्रा हम 11 तारीख को शुरू किए हैं, जिसका आपने देखा होगा कि पहला एग्जाम्पल उदाहरण रायबरेली के अंदर हमारे नेता राहुल जी, प्रियंका जी ने आकर रायबरेली और अमेठी की जनता को धन्यवाद ज्ञापित किया, आभार व्यक्त किया है। शुरुआत हो गई, अब ये लगातार 15 तारीख तक लगातार चलेगी। हो सकता है 1-2 दिन आगे भी बढ़ जाए, 16-17 भी हो जाए। और हम सभी 403 विधानसभाओं में सभी इंडिया गठबंधन के दल के लोग मिलकर सबको धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे और जनता के प्रति जो उनका आशीर्वाद, प्यार मिला है, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता हम ज्ञापित करेंगे और उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे और उनके बीच में हम लड़ते रहेंगे। जो भी बुनियादी समस्याएं हैं, आप देखिए फिर महंगाई बढ़ना शुरू हो गई, अभी फिर दाल के दाम फिर बढ़ गए, अरहर के दाम, आटा पता चल रहा है कि है नहीं, बाहर से मंगाना पड़ेगा इस देश को, गेहूं बाहर से मंगाने पड़ेंगे। तो ये फिर वही जो जहाँ पर ये बात हम लोगों ने उठाया था, फिर देश उसी रास्ते पर चलता चला जा रहा है। फिर पूरी तरीके से देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और जो आम जनता की आवाज़ जो थी उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। पर कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन लगातार मजबूती के साथ अपनी बात उठाएगा और सरकार को मजबूर करेगा मानने के लिए कि वो सरकार जो आज अत्याचार अन्याय कर रही है, जो कॉरपोरेट के हाथों में खेल रही है, 2-4 उद्योगपतियों को, वो सारी चीज़ें जनता को मिले, जनता का के बीच में सारी सुविधाएं मिले। धन्यवाद। नहीं, देखिए लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, लगातार घटनाएं हो रही। सरकार ये कहती है 370 ख़त्म हो गया और वहाँ के एलजी साहब जो बने हैं वो वहाँ आकर बनारस और गाजीपुर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। जब वहाँ घटना घटी तो उस दौरान वो
बनारस और गाजीपुर में चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री जी का और अपने गाजीपुर गिरी जनपद में चुनाव प्रचार कर रहे थे। ये अपने आप में बहुत ही, मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। उनको वहाँ डटकर रहना चाहिए था और निश्चित तौर से इसकी मजबूती के साथ इसका जवाब देना चाहिए। जो हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे तमाम तीर्थयात्री दर्शनार्थी उसमें गए थे, उनको भी मारा गया। हमारे यूपी के कई लोग थे, हम लोगों ने उस पर जाकर शहीद स्थल पर जाकर शोक संवेदना प्रकट की। वहाँ जाकर हम लोगों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया और जो लोग घायल थे उनको स्वस्थ होने की कामना की है। निश्चित तौर से इस पर सरकार को मजबूती से कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे ऐसी घटनाएँ दोबारा पुनरावृत्ति न हो। और जरूर जो जिनको जिम्मेदारी दी है आपने, वो केवल चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, प्रशासनिक व्यवस्था में और वहाँ की व्यवस्था पर कोई काम नहीं कर रहे। इसमें एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहती हूँ। इसका जवाब आज नहीं। एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहती हूँ जो माननीय अध्यक्ष जी ने कही। भाजपा ने 370 के नाम पे पूरे देश में वोट मांगा, पूरे देश में वोट मांगा, पर एक भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू एंड कश्मीर में अपने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात से संतुष्ट नहीं थी? 370 के इस बात से कॉन्फिडेंस नहीं था उन्हें कि अगर इतना कॉन्फिडेंस था जिस इशू पे आप पूरे देश में वोट मांग रहे हैं, आपने उसी प्रदेश में एक भी प्रत्याशी भाजपा का नहीं उतारा। तो ये स्पष्ट बात है कि 370 भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी धरातल पर कश्मीर के लोगों के बीच में वो अभी तक उसकी वास्तविकता नहीं हुई है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हुई। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर एक भी प्रत्याशी अपने सिंबल पे नहीं लड़ा। सर, बीजेपी के कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि जो एक साजिश का पूरा खेल है और बीजेपी को बदनाम करने के लिए घटना कराई गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों को दूसरे के ऊपर थोपने में बहुत माहिर है। ये पूरी तरीके से, जैसा अभी हमारे नेता विधानमंडल ने कहा कि 370 हटने के बाद आपने कहा था कि सब चीज़ खत्म हो गया, आतंकवाद खत्म हो गया। इसका मतलब कि आप कुछ कर नहीं पाए। और आपके जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो गाजीपुर बनारस में क्या कर रहे हैं? इसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, उसका जवाब आना चाहिए कि उस समय कहाँ थे लेफ्टिनेंट गवर्नर? बनारस में थे, गाजीपुर में थे कि जम्मू एंड कश्मीर में थे? इसका जवाब दें। वो पूरी तरीके से केवल चुनाव और केवल चुनाव जीतने के लिए और केवल राजनीतिक चुनावी समीकरण के लिए बने हुए हैं। निश्चित तौर से हम लोगों ने बहुत पहले ही आदरणीय प्रियंका जी से आग्रह किया था और उसे निवेदन किया था कि आप आइए बनारस, आप हम सब लोग एक मजबूत आपको एक अपनी बहन और एक भाई की तरह मिलकर चुनाव यहाँ लड़ेंगे और निश्चित तौर से मोदी को हराएंगे। पर मैं समझता हूँ कि उनको पूरे देश के अंदर काम करना, पूरे देश के अंदर उनको प्रचार करना, पार्टी की तरफ से जो निर्देश उनको मिला होगा उसको उन्होंने पालन किया। तो लखनऊ से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोले जाने की बात सामने आई है। लखनऊ से कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं जहां 11 साल की बच्ची ने गोमती नदी में छलांग लगा दी। पक्का पुल से बच्ची ने गोमती नदी में छलांग लगाई है। मां की डांट से परेशान होकर बच्ची ने इस कदम को उठाया है। प्रयास में नदी में उतरा युवक भी डूब गया है। परिजनों ने पुलिस को दी मामले की सूचना। गोताखोरों ने आपको बता दें कि लड़की को नदी से बाहर निकाला है और लड़की को बचाने के प्रयास में उतरा युवक लेकिन डूब गया है। नदी किनारे मिले हैं युवक के कपड़े। नदी में युवक की तलाश जारी है। थाना मदेयगंज के पक्का पुल का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पुलिस ने परिजनों को मामले की सूचना दे दी है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
और अब आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना कार्यभार संभालने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं। There has been a क्रांतिकारक परिवर्तन in the Northeast since Prime Minister Narendra Modi ji has assumed office, and that journey will continue. Thank you. Thank you, sir. तो देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बार मंत्रालय में जगह और उनकी ओर से यहाँ पर कार्यभार संभाले जाने की बात सामने आई है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे और कार्यभार संभाला है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आगरा से खबर आपको बताते हैं जहां पर एआरटीओ आगरा ललित कुमार मुकदमा दर्ज, आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ क्या है और अकाउंट में सैलरी दिखाई 93 लाख, सैलरी से ज्यादा खर्च कर दिया 1 करोड़ 62 लाख। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर, अकाउंट में सैलरी 93 लाख दिखाई, सैलरी से ज्यादा खर्च कर दिया 1 करोड़ 65 लाख। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं बलरामपुर से। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी बलरामपुर से, जहां पर जम्मू में आतंकी हमले का मामला आज पहुंच सकता है मृतकों का शव उनके घर पर। जम्मू से ट्रेन से आ रहे हैं मृतकों के शव और परिवार में मातम का माहौल। हमले में जिले के 14 लोग हुए थे घायल। बलरामपुर के 2 लोगों को लेकर अहम खबर आपको हम बता दें। हादसे में कादम्बरी, नारायणपुर, माधवचोट, भगवतापुर, नयानगर, बिशनपुर के लोग शामिल। परिवार में मातम का माहौल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में नीरज शुक्ला जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं। नीरज, आज शव पहुंचने वाले हैं, पूरी जानकारी क्या है? ट्रेन से बताया जा रहा है कि पहुंच रहे हैं। जी, मैं बता दूं कि जो जम्मू में आतंकवादी हमला हुआ था उसमें बलरामपुर जिले के 14 लोग थे। उसमें से 2 लोग वहां पे मृतक हो गए थे, जिनका शव ट्रेन के द्वारा बलरामपुर आ रहा है। देर शाम तक शव पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। जो मृतक के परिजन हैं उनसे बात हुई है, वो बता रहे हैं कि देर शाम तक उनका शव आएगा, क्योंकि जो रात में ट्रेन थी वो थोड़ी लेट थी, इसलिए रात देर तक पहुंचेगी शव। वहीं आपको बता दें कि जिला प्रशासन बलरामपुर लगातार जम्मू के अधिकारियों के संपर्क में है कि जल्दी से जल्दी जो वहां घायल हैं उनका भी इलाज संभव हो सके। साथ ही साथ बड़ी अपडेट यह है कि जिला प्रशासन बलरामपुर ने जो मृतक के वारिस हैं उनका बैंक अकाउंट नंबर और उनका वरासतनामा जम्मू प्रशासन को भेजा है कि जो सहायता राशि देने की घोषणा हुई है आज देर शाम तक उनके खाते में पहुंच जाएगी। जी बिल्कुल, साफ तौर पर परिवार में मातम का माहौल देखने को मिल रहा है। बेहद भीषण ये हमला था जिसमें इतने लोगों की जान चली गई। आवाज मिल रही है आपको? जी, मैं बता दूं कि मैं मौके पर गया था, पीड़ित परिवारों से बात किया तो उनके घर में मातम का माहौल है। जो उनके परिजन है लगातार अपने जो शव आने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं जो घायल हैं उनके भी परिजन बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा लगातार जम्मू प्रशासन से संपर्क किया जा रहा है कि जो घायल हैं उनका समुचित इलाज हो सके। वहीं डीएम अरविंद सिंह ने बताया है कि जो परिजन हैं उनसे लगातार मेरी भी बातचीत हो रही है। वहीं जिला प्रशासन ने बलरामपुर से 2 अधिकारियों को नामित करके जम्मू भेजा है, जहां पर उनकी देखरेख में घायलों का इलाज संभव हो रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज मृतकों के शव उनके घर पर पहुंच रहे हैं। परिवार में मातम का माहौल देखा जा रहा है।
और अब सीधा आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर चंद्रबाबू नायडू पहुंच चुके हैं। आज आपको बता दें कि शपथ ग्रहण जो है वो कार्यक्रम में प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। ధన్యవాదాలు. అందరూ కూర్చోండి దయచేసి సుఖాసీనులు కండి. Thank you very much, sir. With the kind permission of the Chief Secretary, may we hand over the proceedings, sir. Thank you. నమస్కారం. అందరికీ నమస్కారం సార్. నమస్కారం సార్. గౌరవనీయ గవర్నర్ గారి అనుమతితో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నియమితులైన శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని పదవీ ప్రమాణ స్వీకారం మరియు రహస్య పరిరక్షణ ప్రమాణ స్వీకారం చేయవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి చేత ముఖ్యమంత్రి పదవీ ప్రమాణ స్వీకారం మరియు రహస్య పరిరక్షణ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించవలసిందిగా గౌరవనీయ గవర్నర్ గారిని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. నేను అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకి తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. तो पवन कल्याण डिप्टी सीएम पद के ले रहे हैं शपथ। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में शपथ समारोह में पहुंचे हैं वीवीआईपी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ग्रहण की है और मंच पर सुपरस्टार रजनीकांत भी मौजूद हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। इसके साथ कई बड़े दिग्गज मंच पर मौजूद हैं। నేను నారా లోకేష్ అనే నేను శాసనము ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమ అధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతర్గత శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలు అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను నారా లోకేష్ అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన
లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియజేయనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. तो पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है और देखिए बड़े दिग्गज यहाँ पर, इसके साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू ने सीएम पद की शपथ चौथी बार ग्रहण की है। इसके साथ ही पवन कल्याण ने भी यहाँ पर डिप्टी सीएम पद की शपथ ग्रहण की और बड़े दिग्गज जो मंच पर मौजूद उनके साथ में मुलाकात करने के दौरान की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। गौरवनीय किंजरपु अच्चन्नायुडु गारू నేను కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విజేత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతని కాపాడుతానని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా నిర్వహిస్తానని, శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలని సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకి తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. तो आंध्र प्रदेश में शपथ समारोह में पहुंचे हैं वीवीआईपी और चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है और अब बाकी के लोगों का शपथ ग्रहण यहां पर जारी है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं मंच से, ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। गौरवनीय कोल्लू रविंद्र गारू కొల్లు రవీంద్ర అనే నేను కొల్లు రవీంద్ర అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజల तो देखिए आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह की एक तरफ तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, लेकिन अब बात करते हैं पश्चिम में बीजेपी में फूट की। जी हां, बड़ी जानकारी आपको बताएंगे। पश्चिम में बीजेपी में फूट नजर आ रही है और इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। बड़ी जानकारी, तो
तो ये अहम खबर आपको हम बताते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी में टकराव बढ़ गया है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी में टकराव बढ़ा। संजीव बालियान और संगीत सोम में तकरार बढ़ गई है। देखिए, पहले ही उत्तर प्रदेश में लगातार पिछड़ती हम कह सकते हैं बीजेपी, और अब आपसी तकरार भी कहीं ना कहीं बड़ी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। बालियान के हार के बाद पश्चिमी यूपी में बीजेपी में दरार देखने को मिल रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, अहम जानकारी, बालियान की हार के बाद पश्चिमी यूपी में बीजेपी में दरार देखने को मिल रही है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। देखिए, पश्चिमी यूपी में हमने बताया किस तरीके से बीजेपी में फूट पड़ गई है, और संगीत सोम ने संजीव बालियान पर कथित तौर पर कई सारे आरोप भी लगाए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अवैध तरीके से विकास कार्यों के नाम पर भ्रष्टाचार की बात कही गई है। संगीत बालियान पर कथित आरोप। तो संगीत सोम के संजीव बालियान पर कथित आरोप जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पार्टी के पुराने व कर्मठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का बड़ा आरोप संगीत सोम की ओर से संजीव बालियान पर मढ़ा गया है, और तालाबों की खुदाई के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किए जाने की बात भी सामने आई है। तो देखिए, अब आपसी कलह कह सकते हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जानसाठ और शुक्रताल में अपने नजदीकियों के नाम जमीन खरीदने की बात। बालियान के माता पिता ने ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी जमीन खरीदी। संगीत सोम ने ये सारे बड़े आरोप संजीव बालियान पर मढ़ दिए हैं। बंटी स्वरूप के साथ मिलकर जॉली रोड पर स्टील प्लांट लगवाया। तो ये सारी अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मेरठ से अगली खबर, जहां पर संगीत सोम की पीसी में बटे फर्जी प्रेस नोट। संगीत सोम की फर्जी लेटर पैड का इस्तेमाल किया गया है। संगीत सोम ने संबंधित थाने में मामले की तहरीर दे दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बांटा गया था प्रेस नोट। पीसी में संदिग्ध व्यक्ति द्वारा बांटे गए फर्जी प्रेस नोट। बीजेपी नेता संगीत सोम के आवास पर कल हुई थी पीसी। संगीत सोम के फर्जी लेटर पैड पर किया गया इस्तेमाल। पूर्व विधायक संगीत सोम ने संबंधित थाने में तहरीर दे दी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर पीसी में संदिग्ध व्यक्ति द्वारा बांटे गए फर्जी प्रेस नोट। तो फर्जी प्रेस नोट बांटे जाने की बात सामने आई है। बीजेपी नेता संगीत सोम के आवास पर कल पीसी हुई थी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, और संगीत सोम के फर्जी लेटर पैड का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच तलखी बढ़ती जा रही है। वार पलटवार दोनों नेताओं के बीच में जारी है। बड़े जाट नेता और पूर्व सांसद संजीव बालियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। के न्यूज के पश्चिमी यूपी के ब्यूरो चीफ आशीष यादव के सवालों का जवाब दिया। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, मुजफ्फरनगर की जनता ने मुझे सांसद के रूप में काम करने का अवसर दिया, और कुछ बड़े काम इस 10 साल में मैं मुजफ्फरनगर जनपद में कर पाया। मुजफ्फरनगर की जनता के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहा। तो मैं आज उन्हें 10 साल जो मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस बार भी 4.5 लाख के करीब वोट मुजफ्फरनगर की जनता ने मुझे दिए। मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मुझे इतना भारी समर्थन उन्होंने दिया। मंत्री जी, इस चुनाव में कमी कहाँ मान रहे हैं आप, कहाँ चूक हुई? मैंने अभी बताया था, मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण और हिंदू जातियों में बिखराव। हिंदू की वोटिंग परसेंटेज कम और मुस्लिम की वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है। इस चुनाव में मुख्य रूप से हार का आधार रहा। मंत्री जी, आपकी पार्टी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने जिला अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि उनकी वजह से आप ये चुनाव आ रहे। विक्रम सैनी और सुधीर सैनी दोनों ने मेरे चुनाव में दिल से मेहनत की है। आपस का इनका विवाद हो सकता है, मेरे चुनाव से लेकर कोई बात नहीं, दोनों में। मंत्री जी कह रहे हैं कि उनकी अनदेखी करी गई। अगर कार्यकर्ता ने बात की है तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा और सुधार करने का प्रयास। मंत्री, जिस तरह से आप विकास कर रहे थे, क्या विकास को रोक लगे, आगे बढ़ेगा विकास? हाँ, दिक्कतें तो चूंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हमारे जो नवनियुक्त सांसद है, जिन्हें मैं बधाई दूंगा सबसे पहले तो चुनाव जीतने की, उनका कभी फोकस विकास की तरफ नहीं रहा। वो थाने तहसील की राजनीति हमेशा ज्यादा करते रहे, और उसी पर शायद उनका फोकस रहा है
तो एक आपका विजन होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। मैं तो उनसे अनुरोध करूंगा कि विकास की राजनीति की शुरुआत के जनता ने उनको मौका दिया। दौरान संगीत सोम के कई बयान आए, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है, अगर माना जाए जी। मुख्यमंत्री की रैली हुई है, रैली होने के बाद तुरंत बाद उनका बयान आता है, लेकिन ऊपरी तल पे मतलब माना जाए प्रदेश अध्यक्ष या कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इतने बयान अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्हें समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी उस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी के संसद जीतने के बाद हिंदू महिला के साथ छेड़छाड़ी घटना बढ़ी है, एक वीडियो वायरल हुआ था जाट टोली का, क्या कहेंगे आप इस बारे में? कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई थी कि सांसद बन गए तो बहुत बड़े बन गए, वो गलतफहमी पुलिस ने दूर कर दी है। मैं लगातार पुलिस के संपर्क में हूँ। सरकार प्रदेश में योगी जी और ऊपर मोदी जी की है, तो जिनके मन में गलतफहमियां वो निकाल दें। सरकार भारतीय जनता पार्टी की। मंत्री जी, पूर्व विधायक संजीव सोम ने कहा था कि एक बयान बहुत वायरल हुआ उनका कि स्तर नहीं है आपसे बात करने का, तो क्या है इस तरह? अब ये तो मैं कह नहीं सकता। मैं पीएचडी हूँ वेटनरी साइंसेज में, 2 बार मुजफ्फरनगर का सांसद रहा हूँ, 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, सरकारी नौकरी में भी रहा हूँ। कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है, उनका शिक्षा का पूछा है, स्तर आप ही जोड़ लें, किसका स्तर कहाँ है। ठीक है। तो देखिए, अब पश्चिमी यूपी में बीजेपी में फूट उजागर हो गई है, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। एक तरफ संगीत सोम है जो लगातार संजीव बालियान पर नए नए आरोप रोज बढ़ते जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी में टकराव बढ़ गया है, बड़ी जानकारी, और इसका नुकसान सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। संजीव बालियान और संगीत सोम में तकरार बढ़ गई है और अब बयानबाजियों में वो साफ नजर आ रही है, क्योंकि बड़े आरोप लगा दिए गए हैं। एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बड़ी खबर, बालियान की हार के बाद पश्चिमी यूपी में बीजेपी में दरार, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी में टकराव बढ़ गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और लगातार आरोपों का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। संगीत सोम की ओर से संजीव बालियान पर बड़े आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। आशीष यादव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आशीष जी, खुद आपने भी बात किया संजीव बालियान के साथ में, और देखिए संगीत सोम की ओर से रोज नए आरोप हैं। एक तरफ भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है, उनके माता पिता के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदने की बात कही जा रही है। गरिमा, मैं बता दूं, लगातार आरोप चल रहे हैं। इसी के अंदर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जैसे कि संगीत सोम ने, और उन्होंने जो है कि 2 पन्नों का लेटर भी जारी किया था, लेकिन अब उस लेटर को नकार रहे हैं, क्योंकि वहाँ जब प्रेस वार्ता में वो लेटर बांटे गए थे, कुछ लेटर वापस ले लिए गए थे। उसमें 20 बिंदुओं पर अलग अलग आरोप लगाए गए थे। उसमें चाहे वो खाद फैक्ट्री को लेकर लगाया गया था, खाद फैक्ट्री जो है नकली बनाई जा रही है, उस पर सैंपल पास न होने के बावजूद भी संजीव बालियान की फैक्ट्री लगातार चलती आ रही है। उसके अलावा जो उनके यहाँ जो है समाजवादी पार्टी के कदावर नेता है काजी राणा है, उनसे पार्टनरशिप की बात की गई कि बंटी स्वरूप से फैक्ट्री लगाई गई स्वरूप से, और इसी तरीके से बहुत सारे आरोप लगाए गए। और मैं बता दूं गरिमा, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जितने भी पद है, जो चाहे नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर का हो, या आपका डीसीडी का हो, चेयरमैन का हो, या आपका नगर पंचायत अध्यक्ष का हो, सभी पे जो है सभी कार्यकर्ताओं का वरिष्ठ आरोप है कि सभी पर जो है। देखिए ये तो आरोपों की बात हो गई। हम ये भी जानना चाहेंगे कि अब खुद संगीत सोम कह रहे हैं कि वो लेटर पैड का गलत इस्तेमाल किया गया है, कोई अज्ञात व्यक्ति प्रेस नोट जो है वो बांट रहा था, तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? क्या पीछे हटना हुआ? गरिमा, बता दूं, ये तो हास्यास्पद वाली बात है। वहाँ उनके सामने प्रेस नोट बांटे गए, आप उसको नकार रहे हैं। मुझे लगता है कुछ न कुछ जो है ऊपर से कुछ न कुछ बात हुई है और समझौते की और बिठाने की बात हुई है, तो आज इसको बिठाया गया है, जिसके कारण ये बात जो है लेटर को वापस लेने की बात कही गई है। नकार रहे हैं। लेकिन देखिए, जनता के सामने जब इस तरीके के बड़े आरोप आए हैं तो कहीं ना कहीं फूट तो साफ नजर आ रही है। जो विपक्षी नेता हैं वो तो इस बात को लेकर उठाएंगे सवाल, और इसके साथ ही साथ क्या बीजेपी को इसका नुकसान नहीं होगा? हार के बाद से ये सब शुरू हुआ है। नहीं, मैं बता दूं, इसका तो बहुत बड़ा खावे का भुगतना पड़ेगा। ये हालत रही जिस तरह के ये पहले कटार से अंदर चलते थे, लेकिन खुल के बात आई है यहाँ से नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरी उत्तर प्रदेश तक भी जो है जहाँ भी इनके हारे हैं वहीं आरोप लगाया गया है।
कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह, उन्होंने भी आरोप लगाया कि भीतरी घात हुआ है। भीतरी घात तो सबने आरोप लगाया है कि उसी की वजह जो है वे हारे। अगर ये स्थिति रही तो 2027 के जो चुनाव होगा विधानसभा बिल्कुल बड़ा नुकसान सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आपसी फूट या हम कह लें कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, वो काफी कुछ आम जनता के बीच में छोड़कर जाएगा। शुक्रिया आपका आशीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक दूसरे पर आरोप पहले प्रत्यारोप लगाए गए और उसके बाद अब बताया जा रहा है, संगीत सोम का कहना है कि उनके लेटर पैड का बेजा इस्तेमाल किया गया है। और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम के एक बयान ने पश्चिमी यूपी में सियासी तापमान को बढ़ा दिया। उनका कहना है कि आरएलडी से गठबंधन का बीजेपी को फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो सीट जीत रहे थे वो भी हम हार गए। इससे कहीं ना कहीं आरएलडी और बीजेपी के नेताओं में तल्खी बढ़ गई है। संगीत सोम ने अपने कैंट आवाज पर संजीव बालियान के आरोपों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। क्या कुछ कहा संगीत सोम ने, वो भी आपको सुनाते हैं। चुनाव हराने और जिताने का विषय किसी के दिमाग में आता हो तो वो गलत है। चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं, किसी कैंडिडेट के लिए काम नहीं करता, मैं कमल के फूल के लिए काम करता हूं। मेरी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि सरधना विधानसभा पार्टी की जीतनी चाहिए। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद जब सरधना में कोई विकास ना हुआ हो, सरधना की जनता पे मुकदमे कराए गए हों, सरधना के लोगों को जेल भेजा गया हो, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सरधना पे बराबर रही, हार कर नहीं गई। हारने का कारण माननीय मंत्री जी को खुद देखना चाहिए कि वो बुढ़ाना जैसी विधानसभा में क्यों हारे, वो चरथावल जैसी विधानसभा में क्यों हारे। हमारी वो विधानसभा है वे जिसमें वो कहते हैं कि मैंने विकास के नए आयाम रचे हैं। मुजफ्फरनगर विधानसभा हमारी ऐसी विधानसभा है भारतीय जनता पार्टी की, जिस विधानसभा को विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी 30 से 40 हजार वोटों के मार्जिन से जीतती है। लेकिन इस बार उस विधानसभा को भी हम 800 वोटों से जीते। खतौली विधानसभा हमारी ऐसी विधानसभा है जिसे 30 से 40 हजार मार्जिन से पार्टी जीतती है, हम उसे भी शायद 2000 वोटों से जीते। हम मुजफ्फरनगर की जो माननीय बालियान जी की हमारे भाई हैं, जो उनकी घर की विधानसभा है चरथावल और बुढ़ाना, वे उन्हीं दो विधानसभाओं पे हारे। तो उन्हें चिंतन मनन ये करना चाहिए कि आखिर मैं घर की विधानसभाओं पे क्यों हारा। पार्टी के अगर वो समर्पित कार्यकर्ता हैं तो हम कार्यकर्ताओं का एक फोरम होता है। अगर किसी ने कोई गलती करी है, किसी की कोई शिकायत हमें एक दूसरे से है, तो हम अपनी पार्टी फोरम पे बात रखेंगे। पार्टी का हमारा प्रदेश नेतृत्व है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, हम अपनी बात वहां रखेंगे, ना कि मीडिया के सामने रखेंगे। मुझे तो मीडिया के सामने इस बात के लिए आना पड़ा क्योंकि मुझ पर नाम लेकर आरोप लगाया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने नेतृत्व से यही कहूंगा कि इस सारे विषय की जांच होनी चाहिए। मैं भी 2022 में चुनाव हारा था। कारण क्या है मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने पार्टी को अपनी बात बताई और पार्टी ने उसकी जांच की होगी या कर रही होगी। मैंने कभी भी मीडिया के सामने हार का ठीकरा किसी के सिर पर नहीं फोड़ा आके। मैं संजीव बालियान जी को भी यही सलाह देना चाहता हूं कि पार्टी के कार्यकर्ता के तरीके से आप अपनी बात रखिए, पार्टी फोरम पर रखिए, मीडिया के सामने मत रखिए, चूंकि हम घर की लड़ाई बाहर नहीं ले जा सकते। और मैं विपरीत परिस्थितियों में, मेरी पर्सनल नाराजगी होने के बावजूद, मैंने संजीव बालियान जी को सरधना पे चुनाव नहीं हारने दिया। मैंने इतनी मेहनत करी, कार्यकर्ता लगने के लिए तैयार नहीं थे। चुनाव के दिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो हमारी पार्टी के बस्ते गए वो भाजपा के बूथ अध्यक्ष से लेकर सपा के बूथ अध्यक्षों को दिए गए। लेकिन उस परिस्थिति में भी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया।
जो है वो लगातार बढ़ गया है और बीजेपी में फूट अब साफ तौर पर नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव पर संजीव बालियान की हार पर संगीत सोम ने निशाना साधा। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने हार से बौखलाए संजीव बालियान को बड़ी सलाह दी। क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। यूपी की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर हार से बौखलाए संजीव बालियान ने यूपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम पर हार का ठीकरा फोड़ दिया है। बड़े आरोप प्रत्यारोप कल मुजफ्फरनगर में लगाए। संगीत जी, बड़े आरोप प्रत्यारोप कल जो है लगाते हुए नजर आए। अब ये तो आपको बालियान जी से पूछना पड़ेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थित और समर्पित कार्यकर्ता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं, मैं किसी प्रत्याशी के लिए काम नहीं करता। और मेरी जिम्मेदारी मेरी सरदना विधानसभा की थी, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है, बराबर रही है। संगठन से भी मांग की है कि संगीत सोम पर बड़ी कार्रवाई की जाए। सुरक्षा में भी कटौती की मांग संजीव बालियान कहीं ना कहीं कल करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या पूरे ये सुरक्षा देना ना देना संजीव बालियान जी का काम नहीं है या किसी का नहीं है। सुरक्षा तो विपक्ष के नेताओं को भी मिलती है और सुरक्षा कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, वो जरूरत होती है, जिसे खतरा होता है दी जाती है, तो दी गई होगी। बाकी बालियान जी सक्षम है, वो जो कहे भाई। क्या सलाह देंगे संगीत सोम संजीव बालियान साहब को, जिस तरीके से कल आरोप प्रत्यारोप लगाए? मैं उन्हें यही सलाह दूंगा कि परिवार है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी बात पार्टी में कहनी चाहिए, ना कि मीडिया के जरिए। संगीत सोम की हार में कितना हाथ संगीत सोम का नजर आ रहा है संजीव बालियान जी की हार? देखिए, मैं बताया ना, मेरी जिम्मेदारी सरदना की थी और सरदना पे पार्टी नहीं हारी है। ये थे हमारे साथ यूपी के फायर ब्रांड बीजेपी नेता संगीत सोम संजीव बालियान जी के आरोप पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मेरी जिम्मेदारी थी सरदना विधानसभा, वो मैंने जिताकर भेजी है और कहीं ना कहीं संजीव बालियान जी को अपने बयानों पर सोचना चाहिए। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, के न्यूज मेरठ। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज से। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का